हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता ही है कि हम 3 दिन थ्योरी की क्लास करते हैं, मतलब 3 दिन हम न्यूट्रिशन साइंस की थ्योरी करते हैं और 3 दिन करते हैं हम टेक्सटाइल की क्लास। एक दिन हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस शायद हमारी बहुत कम हो पा रही है, इसीलिए अब से हम बीच में एक दिन और आपके लिए प्रैक्टिस की क्लास लेकर आएँगे। 2 दिन हमारा हो जाएगा प्रैक्टिस, 2 दिन हो जाएगा न्यूट्रिशन साइंस की थ्योरी और 3 दिन हमारी हो जाएगी टेक्सटाइल की क्लास। चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, यह एक ज्वार-भाटा का काल है। कौन-सा काल इसमें जो है ज्वार-भाटा का है? तो वयस्क अवस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था और शैशवावस्था। तो जो आपका किशोरावस्था होता है, किशोरावस्था को ज्वार-भाटा का काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था होती है। यह कथन किसका है? किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि जो किशोरावस्था होता है वो तूफान और तनाव का काल होता है? स्टेनले हॉल ने बोला है, एलिजाबेथ ने बोला है, पियाजे ने बताया है या फ्रायड ने बताया है। तो जो आपके स्टेनले हॉल हैं, उनका मानना था, उन्होंने कहा था कि जो किशोरावस्था होता है, वह तूफान और तनाव का काल होता है। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है। क्या? एक तो ये कि किशोरावस्था को एक नाम और आप समझ में आ गया कि किशोरावस्था को तनाव और तूफान का काल कहते हैं। दूसरा ये कि ये तनाव और तूफान का काल कहा किसने है? तो स्टेनले हॉल ने तनाव और तूफान का काल कहा है। किसे? किशोरावस्था को। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा लक्षण है जो आपकी किशोरावस्था का नहीं है? तीव्र शारीरिक विकास, विपरीत लिंग से अधिक रुचि, अस्पष्ट एवं अस्थायी आत्म प्रत्यय, अधिक संवेदनशील प्रकृति। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, जो आपका अस्पष्ट एवं अस्थायी आत्म प्रत्यय है, ये किशोरावस्था का लक्षण नहीं होता है। किशोरावस्था में अस्पष्ट और अस्थायी आत्म प्रत्यय होता है। बाकी ये सही है कि शारीरिक विकास तीव्र होता है, विपरीत लिंग से अधिक रुचि होती है, अधिक संवेदनशील प्रकृति होती है, मानसिक विकास भी इस अवस्था में तीव्र गति से होता है। और क्या हो सकता है? बुद्धि में भी अधिकतम विकास इसी अवस्था में होता है। रुचियों में परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा इस अवस्था में होता है। काम भावना का भी विकास इस अवस्था में होता है। तो ये सारी जो आपके बातें हैं, ये किसकी अवस्था के लक्षण हैं? तो ये किशोरावस्था के लक्षण होते हैं। विद्रोह की भावना में भी परिवर्तन किसमें होता है? तो वो भी किशोरावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, मानव जीवन की किस अवस्था में मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्र और बहुपक्षीय परिवर्तन होता है? अभी-अभी हमने किशोरावस्था के लक्षण में देखा, जो आपका किशोरावस्था था उसमें मानसिक विकास तीव्र गति से होता था और परिवर्तन भी बहुत इसमें होते हैं, इन रुचियों में परिवर्तन बहुत तेज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या जो आपका ये शैशवावस्था है, शैशवावस्था का ही ये लक्षण होता है कि मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्र और बहुपक्षीय परिवर्तन होते हैं। ये आपके जो क्वेश्चन हो रहे हैं, ये सारे आपके टॉपिक वाइज उठाए गए हैं, इसीलिए आपको सारे आंसर जो है किशोरावस्था के ही नज़र आ रहे हैं। ये आपका टॉपिक वाइज चलने से ये होगा कि आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर होते चलेंगे। जैसे अगर आपको ऑप्शन में या जो क्वेश्चन कराया जाता है, इसमें कहीं भी कोई भी डाउट आता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर कर सकूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ जाता है, लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र होती है, मतलब लड़कियों में किशोरावस्था की क्या उम्र होती है? पहला है 6 से 7 वर्ष, 19 से 20 वर्ष, 12 से 13 वर्ष, किसी भी समय हो सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 से 13 वर्ष। मतलब 12 से 13 वर्ष की अवस्था में किशोरावस्था की उम्र होती है लड़कियों में। ठीक? अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्वेश्चन नंबर 6,
बालिकाओं की किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए? शिक्षा समस्या का, स्वास्थ्य समस्या का, आवास समस्या का या यौन उत्पीड़न का? तो देखिए, इसमें से जो भी आपको समस्याएँ दी गई हैं, ये सभी बालिकाओं के लिए समस्या हैं और इन सभी का उन्मूलन होना चाहिए। लेकिन इसमें से कुछ समस्या एक समस्या आपकी ऐसी है जिसका जो है पूर्णतः उन्मूलन होना अति आवश्यक है। मतलब मुख्य समस्या हो जाती है महिलाओं की या बालिकाओं की। तो जो ये आपका यौन उत्पीड़न है, ये महिलाओं की जो है मतलब बालिकाओं की मुख्य समस्या होती है, जिसका पूर्णतः उन्मूलन होना चाहिए। बाकी स्वास्थ्य समस्या हो गया, शिक्षा समस्या हो गया, सामाजिक समस्या हो गई और क्या हो गया आपका आवास की समस्या हो गई। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारी जो है बालिकाओं की समस्याएँ होती हैं। तो इनका भी निदान होना आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अवस्था में यौन उत्पीड़न, ये उत्पीड़न नहीं होगा, यौन परिपक्वता होगा, परिपक्वता, ठीक? तो यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। तो किस अवस्था में जो है शारीरिक परिवर्तन अधिक होते हैं? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में, बुढ़ापा में? तो इसका सही आंसर हो जाता है जो किशोरावस्था होता है। किशोरावस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। बालक का मतलब ये हो गया कि बालक और बालिका दोनों आ जाते हैं इसमें। इसमें किसी एक को नहीं कहा गया है। तो जो ये उत्पीड़न नहीं होगा, यौन परिपक्वता होता है। तो जो यौन परिपक्वता होता है उस वजह से किशोरावस्था में जो है काफ़ी शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे मतलब क्या बोल सकते हैं, जो लड़कियाँ होती हैं उनके शरीर में भी काफ़ी परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा लड़कों के आवाज़ में भारीपन-सा आ जाता है। ये सब किस अवस्था में होता है? तो ये सारे लक्षण जो होते हैं ये किशोरावस्था के होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, 12 से 18 वर्ष का आयु काल कहलाता है। जो 12 से 18 वर्ष का आयु काल होता है, वो क्या कहलाता है? किशोरावस्था कहलाता है, बाल्यावस्था कहलाता है, युवावस्था कहलाता है या शैशवावस्था कहलाता है? तो जो 12 से 18 वर्ष का आयु काल होता है, वो कहलाता है किशोरावस्था, ठीक? अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, बालक की कौन-सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था है? इसमें से बालक की कौन-सी अवस्था है जो मनोवैज्ञानिक अवस्था है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था? तो जो ये किशोरावस्था होता है, यह बालकों का मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, इन मनोवैज्ञानिकों को पहचानें। किनको? जिसने कहा है कि किशोरावस्था को समुचित विशेषता को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है। ये कथन किसका है? रॉस का है, जरसील्ड का है, विगे का है या क्रो एंड क्रो का है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विगे और हट का है। इनका मानना है कि किशोरावस्था की समुचित विशेषता को प्रकट करने वाला एक ही शब्द है। वो क्या है? वो है परिवर्तन। और यह परिवर्तन कैसा हो सकता है? शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ये परिवर्तन सामाजिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, डॉट 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 के अनुसार तनाव एवं तूफान की अवस्था है। मतलब इसमें से अभी हमने पहले भी देखा था कि किसके अनुसार है तनाव और तूफान की अवस्था, तो आपको कमेंट करके बता देना है किसकी है। चलिए हम देख लेते हैं। स्टेनले हॉल का कथन है, रॉस का कथन है, अरस्तू का कथन है या हरलॉक का कथन है? तो जो आपके स्टेनले हॉल हैं उनका मानना है कि जो किशोरावस्था है वो तनाव और तूफान की अवस्था है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? इसमें से कौन सा कार्य है जो कौन सा विकासात्मक कार्य है जो किशोरावस्था का नहीं है? तो व्यवसाय का चयन, वस्तु स्थिरण प्राप्त करना, आत्म पहचान का विकास करना, शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना।
तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये लास्ट नहीं, सेकंड वाला जो वस्तु स्थिरण प्राप्त करना, ये किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, यौनावस्था की बाधा में शामिल है, क्या शामिल है? स्वयं की कल्पना का विपरीत होना, मनोवैज्ञानिक बाधा, शारीरिक बाधा, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो जो यौनावस्था होती है उसकी उसमें जो है बाधा कौन-कौन? स्वयं की कल्पना का विपरीत होना बाधा होता है, मनोवैज्ञानिक बाधा भी होता है और शारीरिक बाधा भी होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, पूर्व किशोरावस्था की उम्र है। पूर्व किशोरावस्था की कौन-सी उम्र है? 12 से 18 वर्ष, 14 से 18 वर्ष, 13 से 17 वर्ष, 18 से 21 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो 12 से 13 से 17 वर्ष की उम्र होती है, वो पूर्व किशोरावस्था की उम्र होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि छद्म परिवर्तन काल होता है, मतलब छद्म परिवर्तन काल किसे कहते हैं? तो किशोरावस्था को कहते हैं, शैशवावस्था को कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं या उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं। तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। छद्म परिवर्तन मतलब जो ये किशोरावस्था होती है, इसमें जो बालक होता है, ना तो वो प्रौढ़ होता है और ना ही वो बालक होता है, मतलब कि बाल्यावस्था में होता है। तो व्यक्ति कन्फ्यूज़ होता है। जैसे आपने देखा होगा, जो आपके घर में किशोरावस्था में बच्चे हैं या आपने खुद जब आप रहे होंगे, तो क्या जैसे कुछ आप कोई कार्य कर देते थे, कुछ गलत हो जाता था, तो कहते थे, "क्या तुम बच्चे हो अभी? तुम बड़े हो गए हो।" लेकिन कभी आप कुछ ऐसी गलती कर देते थे या जो है मान लेते हैं हमने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया, तो घर वालों ने क्या कहा कि क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम डिसीजन खुद से ले लो? और आपने कभी देखा होगा कि हम अगर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, तो कहते हैं क्या तुम अभी बच्चे हो जो तुम्हें हर बात बताया जाए? मतलब जो ये अवस्था होती है, किशोरावस्था होती है, इसमें व्यक्ति जो है ना तो प्रौढ़ होता है और ना ही जो है बालक होता है। ये दोनों के बीच की अवस्था होती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत ना करने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधा आ सकती है। क्या एक प्रकार का विषय है इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए? इससे बच्चे का मनोरंजन होता है, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो ये आपका पहला ऑप्शन है, मतलब कि यह एक जिज्ञासा है। यह क्या होती है? यह एक जिज्ञासा होती है। अगर इसे शांत नहीं किया गया, तो उसके सर्वांगीण विकास में अनेक प्रकार की बाधाएँ आ सकती हैं या आ भी जाती हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है कौन-सी? सामूहिक सभा, गृह भेंट, सामूहिक अभिनय और विधि प्रदर्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सामूहिक अभिनय। ठीक? अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है क्योंकि इससे क्या होता है? इससे वह अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि लेंगे, वह अपने आप को अधिक समृद्ध बना सकेंगे, प्रत्येक व्यक्ति अखबार पढ़ सकेगा, वह परिवार नियोजन के लाभ को समझ सकेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि जो प्रौढ़ शिक्षा का क्या लाभ होगा? तो इससे ये लाभ होगा कि वह अपने को अधिक समृद्ध बना सकेगा। प्रौढ़ शिक्षा से यही आपका लाभ होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। इसमें से क्या बाल विकास का क्षेत्र नहीं है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो जो आपका ये वृद्धावस्था होता है, यह बाल विकास के क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धावस्था। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, आचरण प्रक्रिया शास्त्रीय अनुकूलन को किसने पहचाना? फ्रायड ने, पावलाव ने, स्किनर ने, पियाजे ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पावलाव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, समीपवर्ती विकास के क्षेत्र की अवधारणा को
किसमें समझाया गया है? पियाजे के सिद्धांत में, फ्रायड के सिद्धांत में, एरिक्सन के सिद्धांत में, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। तो समीपवर्ती विकास के क्षेत्र की जो अवधारणा को समझाया गया है, वो समझाया गया है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसने मानवीय सिद्धांत अभिप्रेरणा सिद्धांत को प्रतिपादित किया? स्किनर ने, पियाजे ने, पावलोव ने, मैस्लो ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैस्लो ने। मैस्लो ने मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रियात्मक अनुकूलन ऑपरेट कंडीशनिंग की संकल्पना दी थी। किसने दी थी? स्किनर ने दी थी, पावलोव ने दी थी, मैस्लो ने दी थी, इनमें से कोई नहीं। मतलब कि किसने दी थी? आपके क्रियात्मक अनुकूलन का मतलब संकल्पना किसने दी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपके स्किनर थे, उन्होंने ऑपरेट कंडीशनिंग की संकल्पना दी थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, थॉर्नडाइक का माध्यमिक नियम किससे संबंधित है? जो थॉर्नडाइक का माध्यमिक नियम है वो किससे संबंधित है? तत्परता का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो बहुप्रतिक्रिया का नियम है, यह माध्यमिक नियम से संबंधित है। जो आपके तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम है, ये आपके प्राथमिक नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, बाल विहार किंडरगार्टन प्रकार के पूर्व स्कूली कार्यक्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मारिया मॉन्टेसरी, फ्रॉबेल, रोशन, ताराबाई मोदक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपके फ्रॉबेल ने किया था। किंडरगार्टन की स्कूल की व्यवस्था किसने की थी? तो वो की थी आपके फ्रॉबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रोशार्क इंक ब्लॉक परीक्षण है एक क्या है? ये जो आपका रोशार्क इंक ब्लॉक परीक्षण है क्या है? सामाजिक सांख्यिकी तकनीक, रचनात्मक तकनीक, समाप्ति तकनीक और प्रक्षेपण तकनीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रक्षेपण तकनीक। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया है। इनमें से क्या समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया है? समाजीकरण, राजनीतिक, भाषा, परिपक्वता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समाजीकरण। समाजीकरण समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, आपने इकोलॉजिकल सिद्धांत की रचना की थी। मतलब किसने इकोलॉजिकल सिद्धांत की रचना की? कॉनरेड लॉरेंस ने, अल्बर्ट बंडूरा ने, ब्रूनर ने, इवान पावलोव ने। तो इकोलॉजिकल सिद्धांत का जो रचना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपके वो ब्रूनर हैं, इन्होंने इकोलॉजिकल सिद्धांत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, किसके द्वारा मतलब डॉट 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 ने ऑपरेट अनुबंध के सीखने के सिद्धांत का निर्धारण किया? मतलब इसमें से कौन है जिन्होंने ऑपरेट अनुबंध के सीखने के सिद्धांत का निर्धारण किया था? एरिक्सन ने किया था, स्किनर ने किया था, पावलोव ने किया था या थॉर्नडाइक ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो स्किनर थे, स्किनर ने ऑपरेट अनुबंध के सिद्धांत का निर्धारण किया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का प्रत्यय निर्मित किया था? इसमें से कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का प्रत्यय निर्मित किया था? जुंग हैं, फ्रायड हैं, एडरल हैं, कैरेन हार्नी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपके एडरल हैं, एडरल ने सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का प्रत्यय का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। तो इसमें डॉट 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 द्वारा विकसित एक उल्लेखनीय विधि द्वारा शाला पूर्व बच्चों को सिखाया जाता है। किसके द्वारा? फ्रायड द्वारा विकसित या एड्रेल द्वारा, जुंग द्वारा, मैडम मॉन्टेसरी द्वारा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो मैडम मॉन्टेसरी हैं। मैडम मॉन्टेसरी द्वारा विकसित एक उल्लेखनीय विधि द्वारा शाला पूर्व बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? डीवी, ब्रूनर, पियाजे, आशुबेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आशुबेल हैं। आशुबेल जो हैं वो निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है? मतलब इसमें से कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है? साहचर्य, प्रतिगमन, प्रतिकरण, उदात्तीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ये उदात्तीकरण है। उदात्तीकरण प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? इसमें से कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? फ्रायड ने, वाटसन ने, लेजारस ने, कार्ल जुंग ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कार्ल जुंग हैं, सॉरी कार्ल जुंग नहीं, ये जो आपके फ्रायड हैं, फ्रायड ने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है? इसमें से कौन सी अवस्था है जो कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत की अवस्था में नहीं आता है? तो प्राक रूढ़गत, पियाजे संक्रियात्मक, रूढ़गत, पश्च रूढ़गत। तो इसमें से आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा ये जो पियाजे संक्रियात्मक है ये कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, पुनर्वलन का सिद्धांत संबंधित है। मतलब किसने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था? पावलाव ने दिया था, स्किनर ने दिया था, कोहल वर्ग ने दिया था या थॉर्नडाइक ने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो स्किनर थे उन्होंने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, जेवी वाटसन के अनुसार मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। जेवी वाटसन के अनुसार मनोवैज्ञानिक अध्ययन क्या है? मानसिक अवस्था का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, चेतना का अध्ययन या मन का अध्ययन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो जेवी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन जो होता है वो व्यवहार का अध्ययन करना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? बर्लिन में, बोस्टन में, फ्रैंकफर्ट में या लिपजिंग में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिपजिंग। लिपजिंग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, किसने कहा है कि बच्चा एक साफ स्लेट की तरह पैदा होता है? ये जो आपको कथन मिलते हैं इन कथन को या कोई भी डिफिनेशन मिलती है तो उसको आपको रट जाना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे एक बार नहीं कईयों बार पूछे जा चुके हैं। बस इनका कभी वैज्ञानिक का नाम लिख देगा और इसमें से एक थोड़ा शब्द दे देगा। मतलब जैसे पूछ लिया कि बच्चे को कोरी स्लेट किसने माना है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि किसने माना है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि किसका यह कहना है कि जो बच्चे होते हैं बच्चा एक साफ स्लेट की तरह पैदा होता है? फ्रॉबल का कहना है, रूसो को कहना है, पेस्ट्रोलॉजी का कहना है या जॉन लॉक का कहना है? तो ये जो आपके जॉन लॉक हैं इनका मानना है कि जो बच्चा पैदा होता है तो वो खाली स्लेट की तरह पैदा होता है। आप उसके मन मस्तिष्क पर जो चाहे वो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के निम्न चरण हैं। मतलब इसमें से कौन से चरण हैं जो आपके संज्ञानात्मक विकास में आते हैं? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में आते हैं। पहला आ जाता है आपका संवेदी प्रेरक अवधि चरण, क्रियाशील चरण, उत्तर परिचलन चरण, ऊपरी सभी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा चरण आता है।
तो जो इसमें पहली अवस्था दी गई है आपकी संवेदी प्रेरक अवधि चरण, ये जीन पियाजे की जो है संज्ञानात्मक विकास के चरण में आता है, संवेदी प्रेरक अवधि चरण। बाकी आपने क्रियात्मक चरण नहीं पढ़ा है तो आपको यहीं से कट कर देना है कि क्रियात्मक चरण नहीं है, तो इसका मतलब ये नीचे वाला तो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब आपका पहला और इसमें से आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। लेकिन अगर आपने जीन पियाजे को एक बार भी पढ़ा है तो आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मोटर विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो मानसिक क्षमताओं के विकास को कहा जाता है, वो कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। मानसिक मनोवैज्ञानिक विकास नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? संज्ञानात्मक विकास बोलेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में समाहारी परिचालन अवस्था को की उम्र होती है, क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष होती है, 2 से 7 वर्ष होती है, 7 से 11 वर्ष होती है और 11 से प्रौढ़ावस्था तक की होती है। तो जो पियाजे के समाहारी परिचालन अवस्था है, उसकी उम्र क्या होती है? उसकी उम्र होती है आपकी 7 से 11 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह है? किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? जीन पियाजे ने, सिगमंड फ्रायड ने, एरिक्सन ने, पावलोव ने। तो आपको पता है कि जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, संज्ञानात्मक विकास किसके परिणाम स्वरूप विकसित होता है? मानसिक विकास के, शारीरिक विकास के, पारिवारिक विकास के या पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी के परिणाम स्वरूप विकसित होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, विकासात्मक कार्यों का प्रत्यय दिया था। विकासात्मक कार्यों के प्रत्यय किसने दिया था? हरलॉक ने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था, हेविंगहर्ट्ज़ ने दिया था या गेजेल ने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ये चौथा वाला। किसने दिया था? सॉरी, ये आपके हेविंगहर्ट्ज़ ने दिया था। विकासात्मक जो है कार्यों का प्रत्यय किसने दिया था? तो वो दिया था आपके हेविंगहर्ट्ज़ ने दिया था। और जो आपके जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे ने किसका दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी थी या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी की अवस्थाएं हैं। जो संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी गई है, इसकी कितनी अवस्थाएं हैं? हम अगर पढ़ेंगे थ्योरी, जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे वहाँ पे कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। वो 4 अवस्थाएं कौन-कौन सी हैं, हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। जिसे हम बोलते हैं, पहला आ जाता है आपका सेंसरी मोटर अवस्था, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज आ जाता है आपका। प्री ऑपरेशनल स्टेज आ जाता है आपका, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आ जाता है आपका और फॉर्मल ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज आ जाता है आपका। तो ये आपकी 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसे दिया था जो है आपके पियाजे ने दिया था। जब हम इनकी थ्योरी करेंगे तब वहाँ पे इसमें डिटेल में हम चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी थी। ये देख रहे हैं आप, मतलब कि आपसे वही क्वेश्चन घुमा फिरा के हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो। ये आपका मैंने जो आपके जीआईसी प्रवक्ता का एग्जाम होता है वहां से उठाया है। ये सारे क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके जीआईसी प्रवक्ता में पूछे गए हैं, सिर्फ टीजीटी और पीजीटी का नहीं है ये। ठीक, तो आप देख लीजिए कि कितना, मतलब क्वेश्चन को किस तरह से घुमा फिरा के वही क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं। इसीलिए बोलती हूँ कि थ्योरी करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अगर आप क्वेश्चन में आपने संज्ञानात्मक विकास की जो 4 थ्योरी थी, आपने चारों पढ़ ली होती, और जो आपके प्रथम स्टेज होता है जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, अगर उसकी 6 उप अवस्थाओं को पढ़ लेंगे तो आप यहाँ से कितने क्वेश्चन बना सकते हैं? कम से कम 10 क्वेश्चन आप यहाँ से ये तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन में जब प्रैक्टिस करते हैं तो एक क्वेश्चन को देखते हैं,
उस एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन हम बता सकते हैं, 3 क्वेश्चन बता सकते हैं, उससे ज़्यादा तो बता नहीं सकते हैं। इसीलिए आपको बोला जाता है कि थ्योरी क्लास लेना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ प्रैक्टिस सेट करने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप थ्योरी नहीं लेंगे, थ्योरी की क्लास नहीं करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए, वो आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से आपके क्वेश्चन को घुमाकर आपसे पूछा जाता है। यहाँ आगे आपके संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी थी, किसने दी थी? पियाजे ने दी थी, क्रो एंड क्रो ने दी थी, आइंस्टीन ने दी थी या हरलॉक ने दी थी? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन मुख्यतः काम करता है। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन का मतलब डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको 3 डेट के बारे में बताया था। एक तो आपका प्रपोज़ल कब हुआ था, मतलब ये प्रपोज़ल कब रखा गया था और किसके द्वारा रखा गया था, इसको मैंने बताया था। और दूसरा था आपका कि इसकी स्थापना कब हुई थी और तीसरा था आपका कि भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी। आपको ये तीनों कमेंट करके बताना है कि कब इसकी स्थापना हुई थी और कब इसका प्रपोज़ल रखा गया था, कब से ये भारत में चल रही है संस्था। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, आपको कमेंट ज़रूर करना है। जो कमेंट नहीं करेगा मैं ये समझ जाऊँगी कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, अपना रिवीज़न नहीं कर रहा है। तो आप लोग जो भी आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एक या मुश्किल से 2 क्वेश्चन हो जाता है कभी-कभी, तो उसका जवाब दे दिया कीजिए। कितना टाइम लगता है? बस फ़ोन को आप घुमाएँ और आप लोग एक बात और सुन लीजिए, फ़ोन को कभी इस तरह से पकड़ के मत देखा कीजिए। फ़ोन को हमेशा इस तरह से रख के ही पढ़ा कीजिए। इससे आपको बहुत ही क्लियर दिखेगा सब कुछ, ऐसे में देखेंगे बहुत छोटा-छोटा दिखेगा, ठीक? अगला ये क्वेश्चन है आपका कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन मतलब जो डब्ल्यूएचओ है वो मुख्यतः क्या काम करता है? शिक्षा संबंधी, कृषि संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी या गृह संबंधी? तो जो आपका डब्ल्यूएचओ है वो मुख्यतः उसका कार्य होता है स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को करने का कार्य होता है उसका। वह स्वास्थ्य संबंधी कार्य करता है, स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उसको वो करता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। अभी-अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, शायद 2 क्वेश्चन पहले ही डिस्कस किया था इनकी 4 अवस्थाओं के बारे में। तो यहाँ पे भी आपको इनकी चारों अवस्थाएँ मिल चुकी हैं। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन-सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संवेदी पेशीय अवस्था जो होती है, वो जो है पियाजे की प्रथम अवस्था होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, ये है आज का आपका आखिरी क्वेश्चन और इसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में। अब मतलब आपका हर क्वेश्चन जब प्रैक्टिस होता है, आपका लास्ट वाला हर क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन होता है, मतलब कि उसका आंसर मैं नहीं बताती हूँ, जिसे आपको कमेंट करके बताना होता है। लेकिन आप इतने आलसी हो गए हैं कि आप एक मतलब क्या आपको सिर्फ लिखना रहता है 50, फिर चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, मतलब 1, 2, 3, 4 इसमें से कोई एक है, बस यही इतना लिख देना है। उसमें आपको डिटेल में लिखने के लिए तो बोलती नहीं हूँ, लेकिन उस वो भी आपसे नहीं हो पाता है और कहते हैं प्रैक्टिस करवाइए, प्रैक्टिस करवाइए। कभी कहते हैं जो है वो फिजियोलॉजी की प्रैक्टिस करवा दीजिए, कभी टेक्सटाइल की प्रैक्टिस करवा दीजिए, न्यूट्रिशन साइंस की प्रैक्टिस करवा दीजिए और आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी नहीं होते हैं। मतलब ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ और आपको इसका जो है आंसर देना है, ज़रूर देना है, ठीक? तो ये आखिरी क्वेश्चन है आपका, वृक्ष अधिगम किसके विकास में सहायक होता है? कल्पना के, सृजनात्मकता के, संज्ञानात्मक कौशल के या स्मृति के? तो इसका आंसर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये आज हम सिर्फ 50 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। मिलते हैं हम कल के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अभी तो 1 बच गया है। निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है? तो मैं आपको 50 वाले का आंसर बता ही देती हूँ कि वृक्ष अधिगम किसके विकास में सहायक होता है? तो जो वृक्ष अधिगम होता है वो संज्ञानात्मक कौशल के विकास में सहायक होता है। अभी आपका एक क्वेश्चन रह गया था। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? क्रियात्मक
क्रियात्मक प्रतिनिधि, प्रतिप्रतिनिधि, इंद्रिय गतिकाल, प्रतीकात्मक प्रतिनिधि। इसका आंसर आपको देना है, कहीं से भी खोज के दीजिए, मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका आंसर आप ही देंगे। चलिए तो फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जो है वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।